My dear students, welcome back. Namaste. Today, in part 5 of my video, I will teach you past indefinite tense. Before reading, we should learn and know about past. Past means in Hindi अतीत, भूत, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा इज कॉल्ड पास्ट टाइम। जो अतीत काल है, अतीत काल में कुछ घटनाएं हुई हैं। जो घटनाएं हुई हैं उनको व्यक्त करने के लिए भाषा में पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट टेंस का तात्पर्य अतीत काल में, भूतकाल में हुई घटनाओं का वर्णन करने से है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस में कि प्रेजेंट टेंस में भी चार भेद होते हैं, चार भाग होते हैं। शिप नाम ध्येय इति चार भेद तीनों टेंसों के होते हैं। जिनको इनका ज्ञान नहीं वो हरदम रोना रोते हैं। शिप, CIPP, C फॉर कंटिन्यूअस, I फॉर इंडेफिनिट, P फॉर परफेक्ट, लास्ट P फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस। शिप नाम ध्येय CIPP, शिप नाम ध्येय इति चार भेद तीनों टेंसों के होते हैं। जिनको इनका ज्ञान नहीं वो हरदम रोना रोते हैं। तो इट्स आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो दैट देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 3 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। केवल जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो सबसे आगे प्रेजेंट लग जाता है। पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट लग जाएगा, और जब आगे फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर लग जाएगा। बाकी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस शब्दों में कोई अंतर नहीं होता। देन मोस्ट वंस मोर वेलकम। आइए समय बर्बाद किए बिना हुए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करें। देखने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जो चीज़ देखने में आसान लगती है करने में शायद उतनी आसान नहीं होती है। इसलिए किसी भी चीज़ को आसान समझकर पढ़ने से छोड़ देना कमजोरी है। हमें हर चीज़ को उतने ही महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इंडेफिनिट मीन्स अपूर्ण होता है। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि कोई कार्य जो अतीत काल में हो चुका है, हुआ है, अतीत काल में हुआ है या हो चुका है, वो पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ इसका कोई भी वर्णन इसमें नहीं होता है। अतीत काल में काम के होने का वर्णन होता है। और जब कहने का मतलब दिस टेंस इज यूज्ड फॉर दोज वर्ड्स एंड इंसिडेंसेस विच आर डन इन पास्ट। इस टेंस का प्रयोग उन घटनाओं या कार्यों का वर्णन करने के लिए होता है जो अतीत में हो चुके हैं। वो कार्य पूरे हो चुके थे कि अधूरे हैं, इसकी कोई सूचना इस टेंस में नहीं होती है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि पहचान क्या है?
तो पहचान करना ही, अगर दवा करनी है तो रोग की पहचान जरूरी है। वाक्यों को ट्रांसलेट करना है, प्रयोग करना है, एक टेंस से दूसरे टेंस में बदलना है, एक्टिव से पैसिव करना है, उसके लिए आवश्यक है कि हम वाक्य को समझें कि इसमें टेंस क्या है, कौन सा टेंस दिया गया है। तो कौन सा टेंस का वाक्य है यह तो उसकी पहचान से पता चलेगा। प्रायः लोग था देख करके समझ जाते हैं कि भूतकाल है, पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ भूत में भी भूत होते हैं। इसलिए इट इज नेसेसरी टू नो सिंबल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस वेरी केयरफुल्ली, बहुत ध्यान से। इसमें कई पहचान होती है, जैसे या था, ई थी, ए थे, आते। कोई कोई वाक्य ऐसा आता है जिसमें वह आया था, यहाँ या था, अंत में या था। वह कल मेरे घर आई थी, यहाँ ई थी है। वे सब मिलकर मारने आए थे, यहाँ ए थे। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्या है या था, ई थी, ए थे, आते, एक पहचान हो गई। इसके बाद क्या है, ता था, ती थी, ते थे, पाते। कोई कोई वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें वह मेरे घर आता था, हम उसके यहाँ जाते थे। तो यहाँ और भी पहचान इसकी बढ़ गई कि या था, ई थी, ए थे, आते, ता था, ती थी, ते थे, पाते। लेकिन जब ये ऊपर के छौ नहीं होते हैं तब क्या होता है साहब, केवल या, ई, ए भी आए, केवल या, ई, ए भी आए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताएं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताएं। वह कल कानपुर से आया, इसमें न या था है न ता था है, या है। वह तो रोती हुई घर से आई, यहाँ पर ई है। ऐसे वाक्य तो आपको यू मस्ट रिमेंबर इट, यदि किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या थी, ई थी, ए थे, या केवल या, ई, ये ही आते हैं, तो ऐसे सारे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट कहलाते हैं। ये तो रही पहचान की बात। अब पहचान में आप ये हो गई आपकी कि साहब आपने देख लिया और पहचान भी कर लिया। You have been successful to recognize that the given sentence belongs to past indefinite tense. आपने देखकर पहचान लिया कि हाँ हो न हो ये तो past indefinite tense है। लेकिन how you can use, how you can translate that sentence? Then for translation we must follow some rules and regulations. तो पहला रूल क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था कि फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगती है। यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ क्रिया का दूसरा रूप लगता है, सेकंड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल होता है। यहाँ पर हमको गो की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे पड़ेगी जब हम डिड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर नहीं, शुरुआत में नहीं। पहले हमारा बताने का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहचान करने के बाद वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया के दूसरे फॉर्म को ही हम प्रयोग में लाते हैं। एक चीज और प्रश्न उठता है कि कभी कभी वाक्य के अंत में था और थी भी आते हैं, थे भी आते हैं, वो भी पास्ट इंडेफिनिट का होता है।
प्राय आप लोग इसी को ज्यादा पहचान मानते हैं, था देख करके। और जब था आ गया तब क्या करेंगे? आपने था के लिए पढ़ा है वाज और थे के लिए पढ़ा है वेयर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब या था, ई थी, ए थे, ता था, ती थी, ते थे, या ई ए नहीं आते, तब ही वाज वेयर लग जाते हैं। वाज वेयर जब लगते हैं, केवल था, थी, थे मिलते हैं। अगर किसी वाक्य में केवल था, थी, थे ही दिए हुए हों, ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ए थे, या ई ए ना हो, केवल था हो, थे हो, थी हो, तभी केवल वाज लगता है। ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे दशरथ एक महान राजा थे, ये पास्ट टेंस की बात है, सिंपल पास्ट है। लेकिन यह कोई इंसिडेंट नहीं है, ये कोई घटना नहीं है, बल्कि ये टाइप ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट है, एक ऐतिहासिक तथ्य है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। जहां हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की बात आती है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वाज और वेयर का प्रयोग ही करते हैं। दशरथ एक महान राजा थे। दशरथ वाज ए ग्रेट किंग। दशरथ वाज ए ग्रेट किंग। सुकरात एक ईमानदार दार्शनिक था। सॉक्रेटिस वाज एन ऑनेस्ट फिलासफर। सॉक्रेटिस वाज एन ऑनेस्ट फिलासफर। यहाँ पर या था, ई थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे, या ई ए कोई नहीं था, केवल था। जहाँ था पा जाएगा वहां पर वाज और वेयर का प्रयोग कीजिएगा। यू मस्ट रिमेंबर इट। तो अब आपने जब पहचान कर लिया, पहचान करने के बाद भी होते हैं कि सेकंड फॉर्म की क्रिया लगाकर वाक्य बनाए जाते हैं। सेकंड फॉर्म की क्रिया लगाकर वाक्य बनाए जाते हैं। था, थी, थे के होने पर वाज वेयर आ जाते हैं। जहां था, थी, थे होता है वहां ही वाज वेयर का प्रयोग हम लिंकिंग वर्ब की तरह करते हैं। यह हमको आपको याद रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, उसमें लगने वाली क्रिया और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वाज वेयर का प्रयोग कभी कभी करते हैं। जहां हिस्टोरिकल या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की बात होती है वहां करते हैं, हर जगह नहीं करते हैं, ना हम कर सकते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस टाइप ऑफ minute differences in your mind. Without learning, you will not be able to solve any problem in your life. If you have any doubt, you are free to ask any question to me. सच बात तो यह है कि टू एरर इज ह्यूमन, गलती मुझसे भी होती है, गलती हर मनुष्य से होती है, लेकिन गलती को सुधारना भी हर मनुष्य का कार्य है। हमसे भी जो गलतियां होगी हम उसको सुधारने के लिए तैयार हैं। हम अपने शिक्षण में नए जरूर हैं, लेकिन यह बताने का प्रयास करेंगे कि आपको कोई डाउट ना हो। हम आपको संदेह से संदेहहीनता की ओर ले जाएंगे, फ्रॉम डाउट टू डाउटलेसनेस की तरफ ले जाएंगे। आई मस्ट ट्राई माई बेस्ट। मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगा टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। हर प्रकार की समस्या का समाधान करने का प्रयास हम करेंगे। अब आपके लिए जरूरी है कि हर चीज को आप आराम से देखिए। अब बच्चों
अब बच्चों आपके दिमाग में एक चीज होगा कि हाउ वी कैन मेक सेंटेंसेज इन दिस टेंस, हम इस टेंस में वाक्य कैसे बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि कोई भी वाक्य कई प्रकार से लिखा जाता है, जैसे साधारण वाक्य, असर्टिव, अफर्मेटिव। दूसरा वाक्य होता है निगेटिव, नकारात्मक। तीसरा होता है इंट्रोगेशन, माने इंट्रोगेटिव वाक्य, सेंटेंस, प्रश्नवाचक। और एक चौथा भी होता है अमूमन जिसमें इंट्रोगेशन विद नेगेशन होता है। तो बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के, बिना अभ्यास के संभव नहीं है कि कैसे हम प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, सिंपल सेंटेंस है, उनको लिखने की विधि देखेंगे। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। अब इसको देखने से लग जाता है कि भूतकाल का है, पास्ट टेंस का है। जहां ऐसे भी शब्द आ गए जहां पर ताथा, तिथि, तिथे नहीं था। मैंने एक पत्र लिखा या मैंने एक पत्र लिखा था। तो अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको देखना पड़ता है सब्जेक्ट। हु रोट, कहते आई, मैंने, आई सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कहाँ रहता है, वाक्य के पहले रहता है। फिर अब व्हाट, राइट, क्या लिखा, कहते हैं लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया, करना। ऑब्जेक्ट को तो बाद में लिखते हैं। अब हमें प्रयोग करना है वर्ब का। चूंकि यह पास्ट टेंस है, हमने आपको बताया कि सेकंड फॉर्म की वर्ब लगाकर वाक्य बनाए जाते हैं। था, थी, थे के होने पर वाज, वेयर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका काम क्या है, लिखा, लिखना, राइट। राइट एक वर्ब है, तो राइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, राइट, रोट, रिटन। इस तरह इसका रूप चलता है फर्स्ट, सेकंड और पास्ट पार्टिसिपल में। तो फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट फॉर्म तो है इसका राइट, सेकंड फॉर्म है इसका रोट। तो इन पास्ट टेंस वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो वी मस्ट राइट हियर रोट, WROTE। आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। एक साधारण वाक्य हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसी प्रकार दूसरा पत्र, आप दूसरा वाक्य लीजिए, वह कल यहाँ आया था, वह कल यहाँ आया था। कौन आया था, वह, ही, सब्जेक्ट। जब कौन लगाते हैं, हु लगाते हैं। व्हेन यू आस्क क्वेश्चन विद हु, जब आप हु से प्रश्न पूछते हैं तो आंसर जो होता है दैट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है। वह कल यहाँ आया था, हु केम यस्टरडे, कहते हैं ही मीन्स सब्जेक्ट। वहाँ नाम भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, तो ही, यहाँ पर ही। अब आना एक क्रिया है जिसे कम कहा जाता है, आना, लेकिन यहाँ आया था। अब आया था पहचान में क्या था, या था, आया में या है और था बाद में लिखा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। तो जहाँ पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य आ गया, या था, ये थी, ये थे वाले में आ गया, तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। तो कम, केम, CAME, ही केम, कहाँ आया था, कहने हियर, यहाँ। कब आया था, कहने यस्टरडे, ही केम हियर यस्टरडे, अथवा यस्टरडे कामा ही केम हियर, ही केम हियर। दोनों ही रूपों में वाक्य सही होगा और हमारा अनुवाद हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा कि जहाँ कहीं भी वाक्य में यस्टरडे आता है, लिखने में तो यस्टरडे लिखते हैं, पढ़ा यस्टरडे आता है, वहाँ हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगता है।
आप टेंस भले न जान पाओ, इतना याद रखना कि वाक्य में जहाँ भी आप यस्टरडे लिखा हुआ पा जाओ बेटा, वहाँ कभी भी और क्रिया न लगाना। ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद यस्टरडे वर्ड, हमेशा लगा देना। अच्छा, अब हमने आपको बताया था कि हिस्टोरिकल जहाँ होता है, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट जहाँ पर होते हैं, सामान्य सूचनाएं जहाँ दी जाती हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन टाइप सूचना होती है, वहाँ पर केवल था होता है और था के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसा एक वचन है या बहुवचन है। दशरथ एक महान राजा थे। दशरथ वाज ए ग्रेट किंग। यहाँ पर वाज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में है बेटा। तो यू आर टू रिमेंबर दैट इन सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, we use second form of the verb, and whenever we see the word yesterday, we write and must write only and only second form of the verb. For historical and documentary events, we write helping verb was or were with the reference to the saying their singularity or plurality. Now we will read about negative sentence in past indefinite tense. नेगेटिव सुनने में ही लगता है, अस्ति का नास्ति, हाँ का ना, जहाँ इनकार हो स्वीकार न हो, जहाँ सकार के बजाय नकार हो, वही नेगेटिव। अब नेगेटिव की क्या करते हैं? नेगेटिव जहाँ जहाँ भी आता है तहाँ नो और नॉट का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जब नेगेटिव बनाए थे तो आपको बताए थे कि देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जहाँ फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं, वहाँ पर हम ही शीट जब आते हैं तब डज नॉट लगाते हैं। आई वी यू दे जब आते अपने संग डोंट को लाते, ये हमने वहां बताया था। लेकिन यहां पर हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ डू वर्ड डज क्या हो गया? डिड। तो यहां पर चाहे कोई पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, ही सी इट हो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे हो, बहुवचन हो, सबके साथ यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही नेगेटिव में थर्ड पर्सन के पास एक वचन में कर्ता के साथ डज नॉट, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेशन में यह भेद मिटा दिया जाता है, क्योंकि दोनों का सेकंड फॉर्म वर्ब का यहाँ पर डिड हो जाता है। तो आपको स्पष्ट रूप से याद कर लीजिए कि जब डिड लग गया तो एक परिवर्तन बेटा बहुत ध्यान कीजिएगा। जब डिड लग गया, डिड नॉट लग गया, तो मेन वर्ब किस फॉर्म की होगी? चूंकि पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वी हैव रिटन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन इन नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज डिड नॉट, एंड वेयर वी यूज डिड नॉट वी यूज ओनली एंड ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म का वर्ब नहीं लगता है। वी मस्ट रिमेंबर इट। इसलिए याद रखिए कि जब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो मेन वर्ब होगा बेटा वह क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म का होगा। अब उसको आप कैसे कर सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म की वर्ब लगाकर, फर्स्ट फॉर्म की वर्ब लगाकर जब डिड नॉट लगाते हैं
फर्स्ट फॉर्म की वर्ब लगाकर जब डिड नॉट लगाते हैं, बनने वाले वाक्य सभी पास्ट इंडेफिनिट हो जाते हैं और निगेटिव कहलाते हैं। कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगाकर जब डिड नॉट लगाते हैं, बनने वाले वाक्य सभी निगेटिव कहलाते हैं। निगेटिव हो गए। अब कैसे, कोई प्रयोग है, आपको 2-3 चीज ध्यान देना चाहिए यहाँ पर और बता दें। कुड नॉट के साथ, कुड जो है मॉडल ऑक्सिलरीज है, इसका हम किसी दिन क्लास लेंगे। कुड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। कुड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। नेवर के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है निगेटिव में, लेकिन इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता है, वहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। नेवर जहाँ आता है, नेवर माने कभी नहीं, वहाँ पर निगेटिव बनाते समय सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन अगर नेवर आ गया है इंट्रोगेटिव वाक्य में तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग करते हैं तो वाज वेयर के बाद नो और नॉट दोनों आते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार लगाते हैं, जैसा प्रयोग करना चाहे। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव वाक्य बनाते हैं। मुझे विश्वास है आपको तरीका आ गया होगा। एक बार पुनः सुनिए। फर्स्ट फॉर्म की वर्ब लगाकर जब डिड नॉट लगाते हैं, बनने वाले वाक्य सभी निगेटिव हो जाते हैं। निगेटिव हो गए। इसके बाद कुड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। नेवर के साथ हम निगेटिव बनाते समय सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और इंट्रोगेटिव बनाते समय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वाज और वेयर यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके साथ हम नो या नॉट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम वाक्य बनाते हैं। तो बच्चों, माय लवली स्टूडेंट्स, अभी हमने एक वाक्य पढ़ा था अफर्मेटिव में कि मैंने एक पत्र लिखा। मैंने एक पत्र लिखा, तो इसका अनुवाद वहां पर हुआ था आई रोट ए लेटर। अफर्मेटिव में आई रोट ए लेटर। लेकिन अब आपको इस वाक्य का निगेटिव बनाना, नकारात्मक बनाना। नकारात्मक बनाते समय वी मस्ट यूज हियर डिड नॉट, और डिड नॉट प्रयोग करेंगे तो रोट जो होगा वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये ध्यान देने वाली बात है। निगेटिव में आई डिड नॉट राइट ए लेटर। आई डिड नॉट राइट ए लेटर। करेक्ट। इसके बाद दूसरा वाक्य था कि वह कल यहाँ आया था। वह कल यहाँ आया था। ही केम हियर यस्टरडे, अभी हम लोग पढ़े थे। लेकिन यहाँ निगेशन में क्या होगा, वह कल यहाँ नहीं आया था। वह कल यहाँ नहीं आया था, वहाँ हम केम लगाए थे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ हमें कम लगाना है। ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। माइंड इट। अब इसके अलावा और होता है, जैसे कि कुड नॉट का प्रयोग कैसे होगा, कुड नॉट के साथ क्रिया कैसे लगेगी। तो आई हैव टोल्ड यू दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ कुड नॉट। कुड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। जैसे भारत मैच नहीं जीत सका था। भारत मैच नहीं जीत सका था। इंडिया कुड नॉट विन द मैच। कुड नॉट के साथ विन, कुड नॉट नहीं होता तो यहाँ पर ओन लगता, लेकिन यहाँ विन लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंडिया कुड नॉट विन द मैच। भारत मैच नहीं जीत सका। कुड नॉट के साथ विन लग गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जहाँ कहीं कुड नॉट आप देखिएगा वहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाइएगा, भले डिड नॉट नहीं है। अगर डिड नॉट नहीं है तो भी कुड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। इसके बाद नेवर का प्रयोग। नेवर के साथ आप जानते हैं कि निगेशन में सेकंड फॉर्म की वर्ब लगती है, इंट्रोगेशन में फर्स्ट फॉर्म।
आपने मेरी कभी नहीं मदद की। लोग कहते हैं मोमन बातचीत में कि आपने मेरी मदद कभी नहीं की। कभी नहीं के लिए क्या आता है? नेवर। यू नेवर, नहीं की नेगेटिव है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू नेवर हेल्प्ड मी, आपने कभी मेरी मदद नहीं किया। यू नेवर हेल्प्ड मी। अंडरस्टैंड? अब इसके अलावा चूंकि यह खत्म हो गया नेगेटिव में, मुझे विश्वास है आपके समझ में आ गया होगा। कुछ वाक्य और आते हैं, जैसे हमने नो और नॉट का प्रयोग बताया। सुकरात कायर नहीं था। साक्रेटिस वाज नो कावर्ड। साक्रेटिस वाज नो कावर्ड। अगर नॉट लगाना चाहिए तो साक्रेटिस वाज नॉट ए कावर्ड। नॉट के साथ ए लग गया, जरूरी है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेशन पर। इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाउ वी मेक, कैसे हम बनाते हैं। व्हाट आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम क्या है, शर्तें क्या है, और हाउ वी कैन रिमूव आवर डाउट्स, हम अपने संदेहों को दूर कैसे कर सकते हैं। इट्स माई ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव योर डाउट्स, सस्पिशंस। आपके दिमाग में जो शंका है, भ्रम है, उसको हमें दूर करने का प्रयास करना है। आप सुनेंगे, अंत तक पढ़ेंगे तो निसंदेह आपका संदेह चला जाएगा, नो डाउट। आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत तो शायद मेरे पढ़ाने के बाद नहीं लगेगी इस टेंस को, और लग जाती है तो मेरी कमजोरी होगी। लिखिएगा, मैं फिर सुधार करूँगा। आई मस्ट वेलकम, मैं आपका स्वागत करूँगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, मैंने एक पत्र लिखा था, अफर्मेटिव। मैंने एक पत्र नहीं लिखा था, निगेटिव, हम पढ़ा चुके हैं। अब आ गया, क्या मैंने कल एक पत्र लिखा था। क्या मैंने कल एक पत्र लिखा था। क्या आ गया। अब क्या के लिए तो हमने व्हाट पढ़ा है, लेकिन हर जगह व्हाट नहीं लगता है। व्हाट WH वर्ड्स में आता है। अभी उसको हम बताएंगे, इसी में बताएंगे, इसके आगे बताएंगे। अब हमको जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना होता है तो डिड जब जब भी पहले आता, डिड जब जब भी पहले आता इंट्रोगेटिव वाक्य बनाता। डिड जब जब भी पहले आता इंट्रोगेटिव वाक्य बनाता। तो यहां हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। इसका मतलब क्या है, वी हैव टू राइट डिड फर्स्ट ऑफ द ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, डिड लिखना है। डिड के बाद क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। क्या मैंने कल एक पत्र लिखा था। सब्जेक्ट यहां पर कौन है, आई, मैंने। तो डिड आई, अब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म की क्रिया, डिड आई राइट ए लेटर यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार क्या वह कल यहां आया था। क्या वह कल यहां आया था, क्या लगा हुआ है। आया था, या था अंत में है ही, पहचान हो गई इसकी कि तो साहब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डिड जब जब भी पहले आता इंट्रोगेटिव वाक्य बनाता, वी हैव टू यूज डिड। अब हमें डिड का प्रयोग करना है कहाँ, बिफोर द सेंटेंस एज फर्स्ट वर्ड। हमें वाक्य के पहले प्रथम शब्द के रूप में यहां पर डिड को लिखना है। तो जाएगा डिड ही कम, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिड ही कम हियर यस्टरडे, क्या वह कल यहां पर आया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, वहां पर नेवर के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा था। आपने मेरी कभी नहीं मदद की।
यहाँ निगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का। यू नेवर हेल्प्ड मी, यहाँ नेवर के साथ हेल्प्ड लगा है, हेल्प से हेल्प्ड बना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन यहां पर क्या मोहन कभी कानपुर नहीं गया? क्या मोहन कभी कानपुर नहीं गया? वहां भी कभी नहीं आया था, आपने मेरी मदद कभी नहीं की, यहां भी कभी नहीं आ रहा। लेकिन देखिए अंतर, माइन्यूट अंतर। क्या मोहन कभी कानपुर नहीं गया? डिड मोहन नेवर गो टू कानपुर? डिड मोहन नेवर गो टू कानपुर। यहाँ पर नेवर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, इंट्रोगेशन। अब बेटा इंट्रोगेशन में एक चीज और सीख लीजिए कि WH वर्ड्स आते हैं। WH मतलब व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, हुज, हाउ, ने WH वर्ड्स कहते हैं। जहां WH वर्ड्स आ जाते हैं बेटा, वाक्य के अंत में क्या, कब, माने किसने, कैसे, कहाँ, कौन, किसको। जब किसी वाक्य में हिंदी में ऐसा लिखा हुआ भीतर मिल जाए वाक्य के कि किसने, कहाँ, कब, कौन, किसको, तो आप समझ जाओ कि हाँ WH वर्ड्स का प्रयोग होना है। एंड दिस इज एस्टैब्लिश्ड लॉ, और यह स्थापित नियम है कि WH वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर द सेंटेंस, बिफोर द सब्जेक्ट। कि WH वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा वाक्य के पहले यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ये सब्जेक्ट के पहले ही आते हैं, इनको कभी कोई चेंज नहीं करता। इसलिए जहां WH वर्ड्स के प्रयोग करने हो वहां आप सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखिए, और जैसे आप इंट्रोगेशन बनाते हैं उस तरीके से आप अपने इंट्रोगेटिव वाक्य को बनाते रहिए। जैसे कोई वाक्य है कि तुमने आज निबंध क्यों नहीं लिखा? तुमने आज निबंध क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं, वाई बीच में आ गया। तुमने आज निबंध क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं शब्द कहाँ आ गया? इन द मिडिल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बीच में आ गया। अब क्यों के लिए क्या शब्द आता है हमारे पास? वाई। तो क्यों नहीं के लिए आप वाई का चयन कर लीजिए, चूज कर लीजिए और वाई को पहले लिख दीजिए। अब वाई आपने लिख दिया WH वर्ड को। अब जैसे आप इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं आप उस नियम का पालन करते हुए इसको लिख दीजिए। कैसे हो जाएगा? वाई डिड यू नॉट राइट एन एसे टुडे? तुमने आज निबंध क्यों नहीं लिखा? तो क्यों नहीं के लिए हमने वाई पहले कर दिया, फिर वाई लिख दिया। वाई डिड यू नॉट राइट एन एसे टुडे? आज आपने एक पत्र क्यों नहीं लिखा? तो WH वर्ड जहां आते हैं बेटा वहां हमको ध्यान से पढ़ना होता है। इस पर विशेष ध्यान की बात कही थी। अब हमें एक चीज और आ गया कि इंट्रोगेशन विद नेगेशन। कभी कभी वाक्य में प्रश्नवाचक भी होते हैं और उसमें नेगेटिव भी होता है। तो सामान्य स्वरूप है कि हमेशा ऐसे वाक्यों में डिड पहले लगता है क्योंकि क्वेश्चन बनाना होता है, और नेगेटिव भी होता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। जैसे क्या तुम आज आम नहीं खाए थे? ए थे। क्या तुम आज आम नहीं खाए थे? तो क्या भी है और नहीं भी है। वाई यू नॉट, नहीं, डिड यू नॉट ईट मैंगोज टुडे? क्या आज तुम आम नहीं खाए थे? डिड यू नॉट ईट मैंगोज टुडे? क्या तुम आज आम नहीं खाए थे? ये निगेशन हो गया। पहले डिड रखते हैं, तब रखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम नॉट का प्रयोग करके पूर्वोक्त नियमों के आधार पर वाक्य बनाते जाते हैं। इस प्रकार हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चारों वाक्य बन जाते हैं।
अब बेटा एक चीज़ आपको और ध्यान देने वाली बात है जो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी सी समझने लायक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा सा अंतर कोई पूछ सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी चुका था मैं चुका चुकी चुके परफेक्ट वहीं रुके। किसी काम के पूरा होने के निकट भविष्य में मैंने निकट वर्तमान में जल्दी खत्म होने की सूचना मिलती है, लेकिन उसको वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट? तो पहली चीज तो यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य अभी अभी खत्म होता है, किंतु उसका प्रभाव वर्तमान पर पड़ता है। वह अभी अभी जा चुका है, लेकिन वह जा चुका था, यह अतीत की बात हो गई, इसका वर्तमान पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अतीत के हुए कार्यों घटनाओं का वर्णन होता है जिनका वर्तमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य भूत में अभी अभी खत्म हुआ होता है, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में भी पड़ता रहता है। इसीलिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मुझे विश्वास है आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस जरूर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हुई होगी, कोई कमी रह गई होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड लर्निंग। पढ़ना और पढ़ाना भी लर्निंग ही है। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए हम भी सीखेंगे, आप भी सीखिए। और इस लॉकडाउन में सुरक्षा मानकों का प्रयोग करते हुए स्वयं भी बचिए, लोगों को बचाइए। स्टे एट होम। नमस्ते वंशु।